दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक YouTube के ऊपर इस टाइप की वीडियो डली ही नहीं है और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं। तो डाउट है लोगों की वो अफोर्डेबल हाउसिंग के रिगार्डिंग है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में जब आप कोई अफोर्डेबल अप्लाई करने जाते हैं तो आपका जो एफिडेविट का मामला है वो थोड़ा अभी भी गड़बड़ाया हुआ है काफ़ी लोगों का कि वो किस टाइप की कैटेगरी की एफिडेविट फिल करके लगाएं, वो थर्ड में जाएं या फोर्थ में जाएं। आज मैं ये झंझट ही मेट देता हूँ आपका दोस्तों, क्योंकि आज मैं थर्ड कैटेगरी की एफिडेविट के बारे में प्रॉपर डिटेल से बना और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोर्थ कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि उसके अंदर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंटें होती हैं। तो आज हम थर्ड कैटेगरी की जो प्रेफरेंस होती है थर्ड की, वो प्रॉपर डिटेल से हम समझने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं थर्ड प्रेफरेंस में आपका नंबर आता है या नहीं आता। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको एफिडेविट कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ गूगल में डाल देना है TCP हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जैसे डालोगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद इस पर क्लिक करोगे TCP हरियाणा के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप ऐसे राइट साइड में जो सेक्शन है इसको देखोगे तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई ड्रो एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे या आप यहाँ पोर्टल पे अपना जैसे कि न्यू यूजर हैं या ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर लीजिए। तो आपने ऐसा करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ अकाउंट हो बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, आपको जो अफोर्डेबल लाइव है वो दिख जाए। जैसे दो अफोर्डेबल यहाँ पे लाइव है, एक सिग्नेचर का है एक एडोर का है। जैसे कि हम एक बार सिग्नेचर की बात कर लेते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। तो आपने अगर लॉगिन किया हुआ है तो ऑटोमेटिक आप लॉगिन वाले सेशन पे चले जाएंगे। तो उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस टाइप का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट आपको मिलता है, साइट लेआउट मिलता है, सब कुछ मिलता है। उसके अंदर यहाँ छोटी MB की देख लेना कि कौन सी है, तो आपको एफिडेविट वही मिलेगी। जैसे 0.25 की अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं तो एफिडेविट आ गई, ये आ गई थर्ड प्रेफरेंस की। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो थर्ड प्रेफरेंस के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो इसको भरना कैसे है वो सारी चीज़ें और कौन कौन लोग भर सकते हैं वो सारी, तो भरना कैसे है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें आपका नाम होगा, जो अफोर्डेबल अप्लाई कर रहा है उसका नाम, उसका आधार नंबर, अगर सन है डॉटर है वाइफ है तो उसके हिसाब से आप यहाँ डाल देना। उसके बाद यहाँ आपकी कितनी एज है, 35 है, 40 है, 20 है, जो भी है आपका आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो प्रॉपर आपने यहाँ पे फिल करना है। ये होगी आपकी पर्सनल डिटेल। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे साइन करना है, आपने यहाँ पे साइन करना है। तो ये फर्स्ट अप्लीकेंट के लिए है, आपने इसको फिल कर लेना है। उसके बाद आपने वेरीफाइड एट, मान लीजिए आप गुड़गांव में है तो यहाँ पे गुरुग्राम का नाम आ जाएगा। आप दिल्ली से इसको करवा रहे हैं तो दिल्ली का नाम आ जाएगा। आप राजस्थान, जयपुर, जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस स्टेट से करा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी डेट को आप करा रहे हैं, कौन सा महीना है, कौन सा ईयर है, तो ये आपने डालना है। और इसको कितने रुपए का, 10 रुपये का नोटराइज आपने कराना है, स्टैम्प पेपर ऑन 10 रुपीज़। ठीक है, तो ये थर्ड प्रेफरेंस का हमने यहाँ पे जाना है। अब मान लीजिए आप करते हैं कि जी आप मतलब ज्वाइंट भरना चाहते हैं, तो ज्वाइंट में क्या होगा, एक तो आपने फर्स्ट एप्लीकेंट का भर दिया, दूसरा फिर इसका प्रिंट निकाल लेना है इस फॉर्मेट का। तो आपको 2 एफिडेविट डालने पड़ेंगे। तो सेकंड वाले का फिर यहाँ पे आपने सेम ऐसे ही भर देना है, उसके नाम से उसका आधार, उसका जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने भरा अब पहले, अब आप अपनी वाइफ के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आपकी वाइफ का नाम आ जाएगा, उसका आधार कार्ड आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ हस्बैंड का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसकी कितनी वो कितने साल की है तो उसका आपका ईयर आ जाएगा, और जो एड्रेस उनके आधार कार्ड पे वो आ जाएगा। उनके साइन यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ साइन होंगे 2 जगह। उसके बाद वो कहाँ से आप करा रहे हैं, वो डेट, महीना, ईयर्स और किस जगह से आप ये एफिडेविट नोटराइज करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपको एफिडेविट का पता चल गया। अब आते हैं कि इसको कौन कौन भर सकता है, ये सारी चीज़ें डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं आगे क्वेश्चन आपके निकाल। तो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपको जितना मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की और जितना सिंपल होगा मैं आप लोगों को समझाने की उतनी कोशिश करूँगा। तो आज हम बात कर रहे हैं थर्ड प्रेफरेंस की
जिसके अंदर अगर आपके पास एक अपार्टमेंट है या आपके पास एक प्लॉट है, वो कहाँ कहाँ है, कैसे है, तो थर्ड प्रेफरेंस के अंदर कौन लोग भर सकते हैं, इसके बारे में आज पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ दोस्तों, पूरी डिटेल से। तो चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाइए आराम से। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एलिजिबिलिटी चेक फॉर ए रेजिडेंट फ्रॉम हरियाणा। तो अगर आप एक हरियाणा के रेजिडेंट, आपके पास एक हरियाणा में कुछ प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा। तो चलिए, अप्लीकेंट के हिसाब से, अप्लीकेंट मैंने वो लिया है जो भरने वाला है, ठीक है, यानी आप भरने वाले हैं अफोर्डेबल, तो आप एक क्या हैं, अप्लीकेंट हैं। तो आपका क्या नाम है, मान लेते हैं कि आपका नाम रमेश गुप्ता है, आपकी उम्र कितनी है, 40 साल है, निवासी कहाँ के हैं, गुड़गांव के हैं, और कहाँ के, स्टेट हरियाणा के हैं। रमेश गुप्ता है, उसकी उम्र है 40 साल, निवासी कहाँ के हैं, गुड़गांव के, और स्टेट कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा के रहने वाले हैं रमेश जी। तो उनकी करंट जो सिचुएशन है वो क्या है, करंट सिचुएशन ये है कि रमेश गुप्ता जी ने प्रोस्पेरिटी होम्स, मैंने ये अडोर की का एक एग्जांपल लिया है जो अफोर्डेबल आ रहा है सोना के अंदर, उसका मैंने एग्जांपल लिया कि वो एफिडेविट भर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे अडोर के अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे ले लिया कि रमेश गुप्ता ने प्रोस्पेरिटी होम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, जो कि अडोर बिल्डकॉम एलएलपी का के द्वारा सेक्टर 2 और सेक्टर 35 सोना में गुड़गांव में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ये एफिडेविट में लिखा होगा जब आप एफिडेविट भरेंगे, ठीक है। तो एफिडेविट में डिक्लेरेशन क्या कहती हैं, यानी उसके जो रूल रेगुलेशन क्या हैं, आपके जो एफिडेविट है जब आप भरने जाते हैं तो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, वो क्या है। पहला, रमेश ने पुष्टि की है कि उन्होंने इसी कॉलोनी में किसी और फ्लैट के लिए आवेदन नहीं किया, यानी रमेश सिर्फ एक अफोर्डेबल भर रहा है उसी सोसाइटी में, किसमें, अडोर के अंदर, उसने दूसरा एप्लीकेशन नहीं भरा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वह, उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं लिया, यानी उनकी पत्नी, उनके बच्चों या उसने खुद ने, किसी ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं ली है। तीसरा पॉइंट क्या है, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के नाम पे हरियाणा में कोई फ्लैट अलॉट नहीं हुआ है, समझ में, उनके पत्नी या उनके बच्चों के नाम कोई भी हरियाणा में कोई भी फ्लैट अभी अलॉट नहीं हुआ है पीएमआई आवास योजना के हिसाब से। उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास हरियाणा, अब ध्यान से समझना इसको, यानी उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास हरियाणा, यूटी चंडीगढ़ और एनसीटी दिल्ली के किसी भी हुड्डा डेवलप्ड कॉलोनी, लाइसेंस्ड कॉलोनी में कोई भी अपार्टमेंट या प्लॉट नहीं है, ये ध्यान रखना है। उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास हरियाणा, यूटी चंडीगढ़, एनसीटी दिल्ली के किसी भी हुड्डा डेवलप्ड कॉलोनी या लाइसेंस्ड कॉलोनी में कोई भी अपार्टमेंट या प्लॉट नहीं है। ये सब कुछ डिक्लेयर कर रहा है कौन, थर्ड कैटेगरी के जो प्रेफरेंस भर रहे हैं वो ये सब सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है। रिजल्ट ये है कि रमेश इस एफिडेविट को सही तरीके से भर सकते हैं क्योंकि उनके पास हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अर्बन एरिया में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, उनका एफिडेविट वैलिड होगा और वे थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के तहत एलिजिबल होंगे। तो यानी आपके पास अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप थर्ड कैटेगरी की जो प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं। तो आप ये चेक करना है कि आपके इस टाइप की जो ये 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर अगर कुछ पाया जाता है तो फिर आप फोर्थ कैटेगरी में जाएंगे, थर्ड में नहीं जाएंगे। अदर एग्जाम्पल के साथ भी आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। रेजिडेंट फ्रॉम अनदर स्टेट आउटसाइड हरियाणा, यानी रेजिडेंट यानी जो अप्लीकेंट अगर आप हरियाणा के नहीं है, किसी दूसरे स्टेट के हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा वो थोड़ा समझते हैं। अप्लीकेंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सुनीता शर्मा जी हैं, उनकी उम्र कितनी है, 35 साल है, वो निवासी कहाँ के हैं, जयपुर राजस्थान के हैं, हरियाणा के नहीं हैं। तो उस केस में क्या होगा,
उनकी जो करंट सिचुएशन क्या है, सुनीता के पास जयपुर में एक घर है, ठीक है, लेकिन उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के किसी भी अर्बन एरिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। यानी उसके पास जयपुर में तो है, बट हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के किसी भी अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी नहीं है। तो वह प्रोस्पेरिटी होम, यानी प्रोस्पेरिटी जो होम प्रोजेक्ट है अडोर का, उसके लिए अप्लाई करना चाहती है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो एफिडेविट में क्या डिक्लेरेशन दी गई है कि सुनीता ने डिक्लेयर किया है, पहला पॉइंट में लेते हैं कि सुनीता ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि उन्होंने इसी कॉलोनी के अंदर किसी और फ्लैट के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी। वह, इनके पति, उनके बच्चे ने कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं लिया। तीसरा पॉइंट, उनके परिवार में किसी के भी नाम पे हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत कोई फ्लैट अलॉट नहीं हुआ। चौथा पॉइंट, उनके पति या उनके डिपेंडेंट बच्चों के पास हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के किसी भी अर्बन एरिया में कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, क्या वो भर सकती है, ये जानते हैं कि एग्जाम्पल के तौर। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा दोस्तों, सुनीता भी इसी एफिडेविट को सही तरीके से भर सकती है, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक एरिया हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में किसी के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के तहत एलिजिबल है, वो भर सकती है। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं और आपके पास आपके पास हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है अर्बन एरिया के अंदर, तो आप भी थर्ड कैटेगरी में ये चीज़ें भर सकते। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या आता है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है आपका पॉइंट आपने स्किप कर दिया हो जो आप समझना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, इसी के अंदर आपके सभी डाउट हैं और आपको पूरा क्लियर होगा। तो थर्ड एग्जाम्पल ये कहता है कि अप्लीकेंट विद प्रॉपर्टी इन हरियाणा नॉट एलिजिबिलिटी, ठीक है। इसको समझते हैं भाई। अप्लीकेंट क्या है, वो है एक अमित वर्मा है, उनकी उम्र है 45 साल, निवासी कहाँ के, करनाल के, हरियाणा के हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन उसकी क्या है कि अमित के पास करनाल हरियाणा में एक लाइसेंस कॉलोनी में एक प्लॉट है, ठीक है। वह प्रोस्पेरिटी होम प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने के लिए अप्लाई करना चाहता है। यानी भाई जो अमित है उसके पास करनाल के अंदर एक लाइसेंस कॉलोनी के अंदर प्लॉट है, लेकिन वो अफोर्डेबल भरना चाहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो जानते हैं कि एफिडेविट में जो डिक्लेरेशन है वो क्या है कि अमित ने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने इसी कॉलोनी में किसी अदर फ्लैट के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, ये ओके है जी। दूसरा, वह उनकी पत्नी और उनके बच्चे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया, ये भी ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि उनके परिवार में किसी के भी नाम पे हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत कोई फ्लैट अलॉट नहीं हुआ, ये भी ठीक है। अब मेन पॉइंट आ जाता है जो हमने ऊपर 4 के कि इशू क्या है इसमें इशू ये है कि उनके पास करनाल के हरियाणा में एक लाइसेंस कॉलोनी में एक प्लॉट है जो एफिडेविट के टर्म के खिलाफ है। तो क्या होगा, फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा कि अमित इस एफिडेविट को वैलिड तरीके से नहीं भर सकते, क्योंकि उनके पास हरियाणा के अर्बन एरिया में एक रेजिडेंशियल क्या है, प्लॉट है। इसका मतलब ये है कि वो थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के तहत एलिजिबल नहीं हैं, तो वो थर्ड कैटेगरी की एफिडेविट नहीं भर सकते हैं। बाकी सब ओके हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई लाभ भी नहीं हुआ, उनका कोई अफोर्डेबल भी नहीं है, बट उसका क्या है कि हरियाणा के अर्बन एरिया के अंदर उसके पास क्या है, एक रेजिडेंशियल प्लॉट है करनाल के अंदर लाइसेंस कॉलोनी के अंदर। तो ये थर्ड प्रेफरेंस में नहीं आएंगे, ये फोर्थ कैटेगरी के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, ये हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फोर्थ एग्जाम्पल ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ज्वाइंट अप्लीकेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, कि जो ज्वाइंट अप्लीकेंट हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, तो उनका क्या होगा। अप्लीकेंट की सिचुएशन को समझते हैं कि सुरेश और कविता, ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ हैं सुरेश और कविता, ये निवासी हैं फरीदाबाद हरियाणा और लखनऊ उत्तर प्रदेश। समझे इस पॉइंट को कि सुरेश और कविता निवासी कहाँ के हैं, फरीदाबाद हरियाणा के और लखनऊ उत्तर प्रदेश के, तो 2 स्टेट के हो गए, ठीक है। इसके अंदर करंट सिचुएशन इसकी क्या कहती है, करंट सिचुएशन ये कहती है कि सुरेश के पास, यानी सुरेश के पास क्या है, लखनऊ में एक घर है। किसके पास है,
सुरेश के पास लखनऊ में घर है लेकिन फरीदाबाद में उनके या उनकी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कविता के पास उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी नहीं है और न ही उनके पास हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी नहीं है। ठीक है, सुरेश के पास लखनऊ में एक घर है लेकिन फरीदाबाद में उनके या उनकी पत्नी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कविता के पास उत्तर प्रदेश में भी कोई प्रॉपर्टी और न ही हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ के अंदर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एफिडेविट की जो डिक्लेरेशन क्या कहती है, पहला पॉइंट समझते हैं। सुरेश और कविता को अपने अपने एफिडेविट अलग भरने होंगे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको अलग अलग एफिडेविट है वो भरने पड़ेंगे, जिनमें दोनों इंडिविजुअली डिक्लेयर करेंगे कि उनके पास किसी भी स्पेसिफाइड जो एरिया है उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ की में किसी में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरे में क्या है, दोनों ने कंफर्म किया है कि वो प्रधानमंत्री स्कीम के तहत किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया और उनके नाम पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत कोई फ्लैट भी अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या कहेगा इसके अंदर कि दोनों अप्लीकेंट्स वैलिड एफिडेविट भर सकते हैं और एलिजिबल होंगे क्योंकि उनके पास हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। राइट, सुरेश के पास प्रॉपर्टी थी लेकिन वो कहाँ थी, लखनऊ में थी, हरियाणा में नहीं थी। लेकिन वो निवासी कहाँ के थे, फरीदाबाद के थे, यानी वो हरियाणा के तो निवासी थे बट लखनऊ में रहते थे, लखनऊ में प्रॉपर्टी थी, गुड़गांव और उसने हरियाणा के अंदर नहीं थी, तो इसलिए वो एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को लेते हैं, ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड विलेज प्लॉट। अब आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है या गांव के अंदर प्लॉट है तो उसमें क्या बनेगा ये देखते हैं। एप्लीकेंट क्या कहता है, एक रवि शर्मा जी हैं, उनकी उम्र है 38 साल, निवासी फरीदाबाद हरियाणा के हैं। करंट सिचुएशन क्या है कि रवि के पास फरीदाबाद के पास एक गांव है, उसमें क्या है, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है और रेजिडेंशियल प्लॉट है। वह प्रोस्पेरिटी होम के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? आइए समझते हैं एफिडेविट की जो रिक्वायरमेंट क्या कहती है। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है जैसे कि गांव में, तो ये एफिडेविट के टर्म के खिलाफ नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड ओनरशिप से आपका एफिडेविट रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि यह अर्बन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ये गांव है, किसी शहर के अंदर नहीं है, ये रूरल एरिया के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा, विलेज प्लॉट। अगर विलेज प्लॉट है यानी किसी गांव में आपके पास एक प्लॉट है और वह अर्बन एरिया की डेफिनेशन में नहीं आता है तो यह भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन यह चेक कर ले कि विलेज प्लॉट अर्बनाइज जोन में न आता हो। ठीक है, यानी गांव के अंदर आपके पास प्लॉट तो जरूर है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो अर्बन एरिया के रडार के अंदर है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना होगा। अगर वो रूरल में आता है तो आप भर सकते हैं, अगर वो अर्बन के एरिया के अंदर आता है तो आप शायद इसको नहीं भर सकते हैं। तो इसमें मेन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या निकलेगा कि रवि अपना एफिडेविट सही तरीके से भर सकता है क्योंकि उनके पास अर्बन एरिया में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए ये एफिडेविट भर सकते हैं क्योंकि उनके पास गाँव में एग्रीकल्चर लैंड भी है और प्लॉट भी है, तो क्योंकि वो अर्बन एरिया से बाहर है तो वो एक आपका रूरल एरिया के अंदर आता है, तो ये वैलिड है, ये भर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ गए हैं दोस्तों हम, अभी तो और पढ़े हैं वो भी देखेंगे। इसमें क्या कहता है कि फादर्स प्रॉपर्टी ओनरशिप। अगर आपके फादर के नाम प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या होगा भाई, उसको भी समझते हैं। चलिए, एप्लीकेंट क्या कहता है कि मीना कुमारी है, उम्र कितनी है, 35 साल है और वो कहाँ की है, गुड़गांव हरियाणा की है। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या कहती है कि मीना के पिता के पास गुड़गांव में एक फ्लैट है, मीना अपने नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहती है। ठीक है, तो यानी अप्लीकेंट कौन है, मीना कुमारी है, उसकी उम्र है 35 साल है, निवासी कहाँ के, गुड़गांव हरियाणा के। अब ये क्या कहती है कि करंट सिचुएशन क्या है कि मीना के पिता के नाम पर गुड़गांव में एक फ्लैट है, मीना अपने नाम से एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहती है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो एफिडेविट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहते हैं कि फादर्स ओनरशिप के अंदर क्या होना चाहिए, यदि प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स, ठीक है, यानी फादर या मदर के नाम
पर है और आपने आपकी आपकी स्पाउस या आपके डिपेंडेंट बच्चों ने उस प्रॉपर्टी में ओनरशिप क्लेम नहीं किया है, तो आप एफिडेविट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये फादर की प्रॉपर्टी आ गई ना, ये थोड़ी ही उलझन पुलझन वाली है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। फादर ओनरशिप में ये है कि यदि प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स यानी फादर मदर के नाम है, के नाम पे हो और आपने आपकी स्पाउस ने या आपके डिपेंडेंट बच्चों ने उस प्रॉपर्टी में कोई ओनरशिप क्लेम नहीं किया है, यानी अभी तक वो प्रॉपर्टी है आपके फादर के नाम ही है, आपके जितने भी यानी आपके हस्बैंड, आपके बच्चों या आपने किसी भी प्रकार से उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई क्लेम नहीं किया कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, तो तब क्या होगा। दूसरा क्या कहता है एफिडेविट डिक्लेरेशन, क्या कहता है कि मीना डिक्लेयर कर सकती है कि उनके स्पाउस यानी उनके पति और उनके डिपेंडेंट बच्चों के नाम पे हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी नहीं है। तो रिजल्ट ये कहेगा कि मीना एलिजिबल है क्योंकि उनके नाम पर या उनके स्पाउस के नाम पर या डिपेंडेंट बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है और उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी काउंट नहीं होती, तो आप एलिजिबल हैं, थर्ड कैटेगरी के अंदर अफोर्डेबल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना ये आगे भी आएगा, इसको मैंने और बहुत इजी करके समझाने की कोशिश की। एग्जाम्पल नंबर 7 में आ गए हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। प्रॉपर्टी इन वाइफ नेम विद हस्बैंड एड्रेस ऑन डॉक्यूमेंट, यानी जो प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है, उसमें विद हस्बैंड एड्रेस ऑन डॉक्यूमेंट, इसको भी समझ लेते हैं कि वाइफ के डॉक्यूमेंट के अंदर उनके एड्रेस वगैरह हैं, तो उसके चक्कर में क्या होगा। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना वीडियो को में देखते हुए, इंटरेस्ट बना हुआ है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने जानकार अपने दोस्तों को। अगर उनको यही सारी चीज़ें नहीं पता है तो ये पता होनी ज़रूरी है, तभी आप लोग इसको शेयर करना ज़रूर। अप्लीकेंट क्या कहता है, अनिल और सुमन वर्मा हैं, निवासी कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। तो करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन ये है कि अनिल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। किसके पास, अनिल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ सुमन के नाम पे गुड़गांव में एक फ्लैट है, यानी सुमन के पास एक फ्लैट है जो कि गुड़गांव में है। सुमन के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में अनिल का नाम नहीं है लेकिन एड्रेस उनका है। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी में नाम नहीं है अनिल का लेकिन एड्रेस अनिल का डला हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या कहती है कि आपकी एफिडेविट रिक्वायरमेंट क्या कहती है, प्रॉपर्टी इन स्पाउस नेम। अगर स्पाउस के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो आप एफिडेविट के टर्म के अनुसार आप एलिजिबल नहीं होंगे। प्रॉपर्टी चाहे आपके नाम में न हो लेकिन स्पाउस के नाम पर होने से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। अब हस्बैंड एड्रेस का क्या है कि भले ही अनिल के नाम से एड्रेस हो या न हो, अगर स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टी है तो एफिडेविट इनवैलिड है। तो यानी हस्बैंड वाइफ के नाम से आप एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भले ही उसके अंदर आपका एड्रेस नाम वगैरह भले ही ना हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ मिलके एक ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो इसलिए वो इनवैलिड आया है। तो इसका रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट ये कहता है कि अनिल और सुमन दोनों इस एफिडेविट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी सुमन के नाम पर है, इसलिए अनिल का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यानी हस्बैंड वाइफ एक ही है, चाहे हस्बैंड खरीदो या वाइफ खरीदो। तो एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आ गए हैं, नो नेम और एड्रेस ऑन डॉक्यूमेंट, यानी नाम भी नहीं है एड्रेस भी नहीं है और डॉक्यूमेंट के अंदर, तो क्या कहेंगे, अप्लीकेंट प्रिया और मोहन गुप्ता निवासी कहाँ के हैं, सोनीपत हरियाणा के हैं। करंट सिचुएशन क्या कहती है इनकी कि मोहन के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और न ही उनकी वाइफ प्रिया के पास है। मोहन अपने नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो अप्लाई करना चाहता है, तो क्या होगा, एफिडेविट क्या कहता है कि नो ओनरशिप के अंदर अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आपके स्पाउस का नाम या एड्रेस नहीं है और प्रॉपर्टी ओनरशिप भी नहीं है, तो आप एफिडेविट में साफ डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपके या आपके डिपेंडेंट परिवार के पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने पूरी डिक्लेयर कर दिया है कि आपके किसी के पास या एड्रेस वगैरह इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, तो
एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन क्या होगा कि प्रिया और मोहन दोनों अलग अलग एफिडेविट भर सकते हैं यह डिक्लेयर करने के लिए कि उनके पास अर्बन एरिया में कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इस चक्कर में रिजल्ट क्या कहेगा, तो रिजल्ट ये कहता है कि मोहन एलिजिबल होंगे एफिडेविट के टर्म के अनुसार, क्योंकि उनके या उनके वाइफ के पास प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं है, इसलिए वो थर्ड प्रेफरेंस के अंदर जाके अफोर्डेबल हाउसिंग का फ्लैट है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हम आ गए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी इन अनदर स्टेट और नॉट अर्बन एरिया। ठीक है, प्रॉपर्टी अदर स्टेट में तो है बट नॉन अर्बन एरिया के अंदर। अप्लीकेंट का क्या सिचुएशन कहता है कि दीपक सिंह है, उम्र 42 साल है, निवासी हिसार के हैं, हरियाणा के हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या कह रही है कि दीपक के पास उत्तर प्रदेश में, यानी दीपक के पास के है उत्तर प्रदेश के एक गांव में रेजिडेंशियल प्लॉट है और दिल्ली, चंडीगढ़ या हरियाणा के किसी अर्बन एरिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दीपक कहाँ के हैं, निवासी हैं हिसार के, हरियाणा के हैं। दीपक के पास एक उत्तर प्रदेश के गांव में रेजिडेंशियल प्लॉट है और दिल्ली, चंडीगढ़ या हरियाणा के किसी अर्बन एरिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो एफिडेविट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहती है कि प्रॉपर्टी इन अदर स्टेट नॉन अर्बन एरिया के अंदर, अगर आपकी प्रॉपर्टी हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली के अर्बन एरिया में नहीं है और वह गांव या नॉन अर्बन एरिया में है, तो आप एफिडेविट में डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपके पास इन स्पेसिफिक एरिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो नो डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसे केस में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे क्योंकि अन्य राज्य में प्रॉपर्टी होने का कोई इशू नहीं होता। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आप अदर स्टेट में बस रहे हैं और वहाँ पे अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी भी नहीं है, अगर गुड़गांव, अब किसकी हरियाणा की बात करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसके अंदर भी वही है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो अर्बन एरिया से बाहर है तो भी आप अप्लाई कर सकते। तो इसका रिजल्ट क्या, तो इसका रिजल्ट ये कहता है कि दीपक अपना एफिडेविट भर सकते हैं और प्रोस्पेरिटी होम प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं क्योंकि अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास। दोस्तों ये तो थे आपके थर्ड प्रेफरेंस के कुछ सवाल जवाब और आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। अब और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने नहीं देखा होगा। कुछ और पॉलिसी हैं थर्ड प्रेफरेंस के लिए, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंतर्गत प्रॉपर्टी ओनरशिप के आधार पर एलिजिबिलिटी के कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं। अगर आपके पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है और आप अपने नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यह पॉलिसी के अनुसार लीगल है या नहीं है, इससे आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी जॉब और नॉन जॉब के आधार पर समझते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है जो कि कस्टमरों ने काफ़ी बार मेरे से पूछा है कि भाई मेरे बच्चे हैं वो अब समझदार हो गए हैं बट मेरे नाम से प्रॉपर्टी है उनके नाम पे नहीं है, तो उस केस में क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ बच्चों के नाम? तो पैसा मुझे देना है तो क्या वो लीगल है इलीगल है? ये थोड़ा सा सिचुएशन आ गया है। अब आपको समझना है आपके बच्चों के लिए कि क्या वो भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी रूल रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप को समझते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के तहत अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशनें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने कुछ नोट की हैं तो वो समझाता हूँ आपको। तो इसमें अब हम समझते हैं अप्लीकेंट है, स्पाउस है और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी। ये समस्या है, हस्बैंड वाइफ हो गए, भाई आपके जो बच्चे आप पे डिपेंड हैं उनका क्या सीन है, वो रहने वाला है। तो उसको समझते हैं कि पॉलिसी के अनुसार अप्लीकेंट, उनके स्पाउस यानी हस्बैंड वाइफ और उनके डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन हैं के नाम पर किसी भी अर्बन एरिया में, हुड्डा या लाइसेंस कॉलोनी में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो प्लॉट हो या वो कोई मकान हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके नाम पर या आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अफोर्डेबल हाउसिंग भर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी ओनरशिप के अंदर क्या होगा। अगर आपके पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी
नहीं है और आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में आवेदन कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, बेशक आप डिपेंडेंट कैटेगरी में न आते हो। इसको थोड़ा सा समझना है आपको। अगर आपके पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप चाहे उसके अंदर डिपेंड इंडिविजुअल के रूप में आवेदन कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, बेशक आप डिपेंडेंट कैटेगरी में न आते हो। इसमें दो तीन तरह की चीज़ें आएंगी जो आगे समझाऊंगा मैं आपको। दोस्तों, डिफरेंट सिनेरियो के अंदर अंडरस्टैंड एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि एप्लीकेंट क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1, यू हैव ए जॉब, आपके पास एक जॉब है एंड आर 35 ईयर ओल्ड, और आप 35 साल के हैं। आपके पास एक जॉब है और आप 35 साल के हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, आपकी उम्र 35 साल है और आप जॉब करते हैं, तो पॉलिसी के अनुसार आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल माने जाएंगे अगर आपके नाम पर या आपके स्पोज, आपकी वाइफ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी आपके जो बच्चे हैं जो आप पे डिपेंड हैं, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपके पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है। तो आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को कि आप भले ही जॉब करते हैं बट आपकी वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है और जो बच्चे हैं जो डिपेंड हैं आपके ऊपर, उनके पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट तौर पे आप अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मोहन है, उसकी उम्र 35 साल और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनके पिता के नाम पे गुड़गांव में एक फ्लैट है। मोहन के नाम पे उनकी पत्नी या बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सवाल करते हैं कि कैन मोहन अप्लाई, क्या मोहन अप्लाई कर सकता है, पूछना चाह रहे हैं। यस, मोहन अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि मोहन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वह एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है और उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनके पिता की प्रॉपर्टी का मोहन की एलिजिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो भर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि यू डू नॉट हैव ए जॉब एंड आर 35 ईयर ओल्ड, यानी आपके पास कोई जॉब भी नहीं है और आप 35 साल के हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी उम्र है वो 35 साल है और आप जॉब नहीं करते हैं, तब भी आप टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो सकते हैं, बेशक आप अपने इनकम सोर्स या फाइनेंशियल डिपेंडेंस को डिक्लेयर कर सकें। ऐसे केस में आपकी एलिजिबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियल तौर पे डिपेंड हैं या नहीं हैं। यानी आपकी उम्र है 35 साल और आपके पास जॉब नहीं है, तब भी आप टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो सकते हैं, बेशक ही आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप अपने माता पिता के ऊपर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल तौर पे आप डिपेंड नहीं हैं। चलिए इसमें एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सुरेश की उम्र कितनी है? 35 साल है। वह अनएम्प्लॉयड है, वो यानी उसके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई नौकरी भी नहीं है, लेकिन वह अपने सेविंग और अन्य इनकम सोर्स के आधार पर खुद को मेंटेन कर रहे हैं। सुरेश के पिता के नाम पर दिल्ली में एक प्लॉट है, तो क्या सुरेश अप्लाई कर सकता है? यस, सुरेश अप्लाई कर सकते हैं अगर वह प्रूफ दे दे, यानी अगर वह प्रूफ दे सकते हैं कि वे अपने फादर पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है। वह अपना एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं कि उनके नाम पर या उनके डिपेंडेंट परिवार के सदस्य के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसको एक छोटी सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपका बेटा है, उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन उसकी एज अच्छी खासी हो गई है, क्या वो अप्लाई कर सकता है? वो अप्लाई कर सकता है अगर आप उसको फाइनेंशियल तौर पे हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो सारा खर्चा अपना खुद उठा रहा है, फ्लैट खुद के नाम से भर रहा है, तो फ्लैट के पैसे भी खुद ही पे कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल है, वो भर सकता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल तौर पे आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो डिपेंड नहीं है, पैसे भी आप ही दे रहे हैं, तो आप नहीं भर सकते आपके बेटे का कोई भी एप्लीकेशन अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। एप्लीकेंट 3 के अंदर क्या है, यानी एग्जाम्पल
यू आर फाइनेंशियल डिपेंड ऑन योर फादर। ठीक है, अब ये सवाल आ गया जो मैंने पहले बोला था, अगर आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट हैं यानी आपकी कोई डिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है और आप अपने फादर के साथ रहते हैं और उनके इनकम पर निर्भर हैं, तो आप डिपेंडेंट कैटेगरी में आएंगे। इस स्थिति में अगर आपके पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप तो पिता के साथ ही रह रहे हैं और आपके पिता के नाम पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। तो एग्जाम्पल क्या कहेगा कि रमेश की उम्र 35 साल है और उनके पास कोई नौकरी नहीं है, वे अपने पिता के साथ रहते हैं और उनके पिता की इनकम पर निर्भर हैं, तो उनके पिता के नाम पे गुड़गांव में भी फ्लैट है। तो इस चक्कर में आप ये जो अफोर्डेबल का फ्लैट है वो भर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है ना दोस्तों, वो चल रहा है कि अफोर्डेबल कौन खरीद सकता है, तो वो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। इसमें सवाल हम पूछते हैं कि कैन रमेश सप्लाई। नो, रमेश अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वह फाइनेंशियल डिपेंडेंट है और उनके पिता के नाम से भी प्रॉपर्टी है ऑलरेडी। अब कंक्लूजन के ऊपर हम आते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। अब एक चीज़ और ले लेते हैं कि जॉबर फाइनेंशियल इनकम डिपेंड के साथ आपको और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर क्या होता है। अगर आप जॉब करते हैं और फाइनेंशियल डिपेंडेंट साबित कर सकते हैं तो आप अपने नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपके पिता के नाम पे प्रॉपर्टी हो या ना हो। यानी अगर आप ऊपर तो आप रह रहे थे पिता के साथ लेकिन प्रॉपर फाइनेंशियल डिपेंड थे अपने फादर पे, लेकिन आपके फादर की प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो आप नहीं भर सकते। लेकिन अगर यहाँ आप रहते हो फादर के साथ, आपके फादर के नाम से प्रॉपर्टी है, बट आप फाइनेंशियल तौर पे ये प्रूव कर दें कि नहीं मैं पिता से कोई पैसे नहीं लेता हूँ, तो आप भर सकते हैं। अगर आपके शादी नहीं हुई है तो भर सकते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन आपकी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी है तब नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना है आपको। चलिए एक चीज़ और ले लेते हैं, एक एग्जांपल, नो जॉब बट नॉट फाइनेंशियल डिपेंड। अगर आप जॉब नहीं करते हैं लेकिन आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, इसके अंदर क्या होगा, अगर आप अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियल डिपेंड हैं और उनके नाम पर प्रॉपर्टी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, सीधी बात है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को भी नहीं पता है, हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, आप भर जरूर रहे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता, हो सकता है। हम स्पाउस के बारे में जान लेते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके टर्म का मीनिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और अन्य लीगल कंटेंट और स्पेसिफिक होता है। आइए इस टर्म को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इजी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, हर कोई जानता है, बट ये बहुत गहरी बातें हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको थोड़ा जल्दी निपटा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट समझाना बहुत ज़रूरी है। स्पाउस को समझते हैं। स्पाउस का मतलब होता है कि पत्नी, वाइफ या पति, हस्बैंड। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के कंटेंट में इसको स्पाउस के नाम से जाना जाता है, जिसको लीगली अगर हम सोचें तो मैरिड पार्टनर यानी शादीशुदा जोड़ा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी या पति को आपका स्पाउस माना जाएगा। पॉलिसी के तहत अगर आपके स्पाउस के नाम पे या उनकी ओनरशिप में कोई प्रॉपर्टी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इससे आपकी फैमिली की ओनरशिप के रूम में माना जाएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। रोहित की पत्नी नेहा है, उसके नाम पे दिल्ली में एक फ्लैट है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अनुसार रोहित अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उनके स्पाउस के नाम पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, यानी उसकी वाइफ के नाम से उसकी प्रॉपर्टी है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसको समझते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मतलब होता है कि वो बच्चे जो अभी भी अपने पेरेंट्स पर, ठीक है, अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियल डिपेंड हैं और उनकी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के कंटेंट में डिपेंडेंट चिल्ड्रन उन्हीं बच्चों को कहा जाता है जो मतलब अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल के ऊपर डिपेंड है और या वो अपने खुद के ऊपर डिपेंड है। तो इन चीज़ों को अफोर्डेबल की पॉलिसी के अंदर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। चलिए एक और बताता हूँ। जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उनके पास खुद की कोई रेगुलर इनकम नहीं है और वे अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियल निर्भर होते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल और दूं, अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और उनके पास अपनी इनकम है तो उसे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के
तो उसे डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो खुद की इनकम है उनके पास। एग्जाम्पल से समझते हैं, रमेश के 2 बच्चे हैं, एक का नाम अमन है जो 15 साल का है और दूसरा राज है जो 22 साल का है। राज के पास कोई नौकरी नहीं है और वह अपनी पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वह भी अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियली तौर पे डिपेंड है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अनुसार अमन और राज दोनों ही डिपेंडेंट चिल्ड्रन की कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बच्चों के नाम से अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। लास्ट पॉइंट में हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि स्पाउस का मतलब होता है लीगल मैरिड पार्टनर से है, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। पॉलिसी के तहत अप्लीकेंट, उनके स्पाउस और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये आप हेडिंग बार बार एफिडेविट के अंदर पढ़ते होंगे, तो इनका पूरी डिटेल हमने ऊपर आपको समझाई है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं छूटा है। अगर कोई पॉइंट छूट गया है, आपकी कुछ डिफरेंट तरह की कुछ सिचुएशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे 4th कैटेगरी के लिए, तो हम उसके अंदर आपका डिस्कस करेंगे। तो अगली जो वीडियो हो प्रॉपर तरीके से देखनी है। आपके कोई भी डाउट हो, जो अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना ये देखें कि जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अगर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और ये वीडियो कैसी थी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये बिल्कुल सिंपल तरीका था या इससे और इजी हो सकता था, तो वो भी आप बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो इजी जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें बना सकें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं है और लोगों को पता नहीं है। क्योंकि कई बार तो लोग ऐसे ऐसे अफोर्डेबल लेके बैठे हैं जो इलीगल तौर के ऊपर खरीद लिया है और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। लोग ज़्यादातर रॉन्ग गाइडेंस दे के भी प्रॉपर्टी है वो खरीदवा देते हैं, जिसका हर्जाना आपको पड़ेगा। अगर कल को बाई चांस कुछ चेक होने लग गया और आप कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, तो पता है आपको कि कितनी बड़ी पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी और आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फ्यूचर में कभी भी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, ये ध्यान रखना। तो जो आपकी कैटेगरी है, जो आप जिस कैटेगरी के अंदर, जिस एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं, वो सब कुछ चेक करके आपने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना है। दोस्तों, देखने में ईजी लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। तो दोस्तों, मिलते हैं कैसे ही वीडियो के अंदर जो कि आने वाली है 4th कैटेगरी की। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।